तद्धित प्रकरण के शैषिक अधिकार में पीछे हमने एक सूत्र पढ़ा था, प्रावृषेण्य। उस सूत्र का तात्पर्य यह था कि प्रावृष शब्द से, कालवाची प्रावृष शब्द से शैषिक अर्थ में तद्धित संज्ञक एण्य प्रत्यय हुआ करता है, जिससे हमने रूप सिद्ध किया था प्रावृषेण्य। अब उसके बाद एक नवीन सूत्र यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्र है सायं चिरं प्राण्ये प्रगे अव्ययेभ्यस्तुटुलौ तुंट च। सूत्र याद करने के लिए सर्वप्रथम हमें पदों का ज्ञान और संधि विच्छेद करके उन्हें पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। एक बार पुनः सूत्र देखें। सायं चिरं प्राण्ये प्रगेऽव्ययेभ्यस्तुटुलौ तुट च। ट्यूटुलौ ये द्विवचन का विभक्ति है। द्विवचन में ट्यू च टुल च और तुट अलग से प्रथमा विभक्ति एक वचन में कहा गया है। तो तीन चीजें बताई हैं। एक तो ट्यू प्रत्यय होता है, टुल प्रत्यय होता है और तुट का आगम होता है। किससे होता है इसके बारे में बताते हैं। सायं कालवाचक साय शब्द से, चिरम यानी चिर शब्द से, प्राण शब्द से और प्रग शब्द से तथा अव्ययेभ्यः अव्यय कालवाचक अव्ययों से। तो दो चीजें हैं यहाँ, सायं, चिरम, प्राण और प्रग। सामान्यतः इनका प्रयोग भी अव्ययों में ही किया जाता है या अव्ययों के रूप में ही किया जाता है, लेकिन यहाँ इन्हें पृथक रूप से कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ये शब्द हैं, अव्यय नहीं। और अव्ययेभ्य शब्द को अलग से कहा है, इसका मतलब अव्यय अलग है। तो सामान्य अर्थ यदि हम देखें सूत्र का, तो कालवाचक साय, चिर, प्राण, प्रग इन शब्दों से तथा अव्ययेभ्य यानी कालवाचक अव्ययों से। सारा प्रकरण हमारा शैषिक अर्थ में तद्धित संज्ञक चल रहा है। तो शैषिक अर्थ में तद्धित संज्ञक ट्यू और टुल प्रत्यय हों तथा इन ट्यू और टुल को तुंट च, तुट का आगम भी हो। तो ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। यदि हम साय शब्द से शब्द देखें तो हमारा ट्यू प्रत्यय से या टुल प्रत्यय से जो रूप बनता है वो सायंतनः बनता है। ट्यू प्रत्यय में प्रत्यय ट्यू है, आदि हल वर्ण है टकार, अतः प्रत्यय के आदि में स्थित टकार की चुटु सूत्र से संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, तो प्रत्यय में यू शेष रहता है, जो आगे हम प्रक्रिया में देखेंगे। यू को फिर हमने पढ़ा हुआ है तत्कृत प्रत्ययों में युवोर अनाकऊ सूत्र से यू को अन आदेश होता है। तो ये सारी प्रक्रिया सामान्य बातें हैं जिन्हें हम बारंबार पढ़ते आए हैं। अब यहाँ यदि हम सायंतनः शब्द को देखें तो सायंतनः का सर्वप्रथम हम लौकिक विग्रह करें तो साये भवः इति ऐसा लौकिक विग्रह बनता है। साये में सप्तमी विभक्ति है, अर्थात सायंकाल के समय होने वाला। साये का मतलब सायंकाल में होने वाला। तो कालवाची शब्द है साय, तो साय का अलौकिक विग्रह यदि करें तो साय प्लस घी,
यह सप्तम्यंत पद की विभक्ति का प्रयोग यहाँ है, क्योंकि साय में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। और भवः अर्थ को प्रकट करता है, अतः हम कहेंगे साय प्लस गी इस अवस्था में, तत्र भवः इस अर्थ में हमारा विधायक सूत्र है सायं चिरं प्राण्ये प्रगेयव्ययेभ्यस्तु टुलौ तुट च। इस सूत्र से कालवाची सुबंत साय प्लस गी से टू प्रत्यय का विधान हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है साय प्लस गी प्लस टू। प्रत्यय लगने के बाद पूरा शब्द तद्धित का हो जाता है, अतः तद्धितांत होने के कारण कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से साय प्लस गी प्लस टू की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र कहता है कि प्रातिपदिक में स्थित सुप का लुक होता है, तो प्रातिपदिक हमारा है साय प्लस गी प्लस टू। इसमें सुप विभक्ति है गी, अतः गी का लुक हुआ, तब हमारा रूप बनता है साय प्लस टू। अब जैसा मैंने बताया प्रत्यय में सारे कार्य किए जाते हैं, तो सर्वप्रथम टू प्रत्यय में प्रत्यय के आदि में टकार है, अतः चुटु सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग अथवा ट वर्ग की इत संज्ञा होती है, तो यहाँ ट वर्ग का टकार है, अतः टू के टकार की इत संज्ञा हुई। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है तस्य लोपः सूत्र से, तो इस सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप हुआ, तब साय प्लस यू बना। तदुपरांत यू को युवोर अनाकौ सूत्र से अनादेश होता है। युवोर अनाकौ कहता है कि यू और वू को अन और अक आदेश होता है, तो यहाँ यू है अंग से परे होने पर ही होता है, अतः अंग है हमारा साय, साय से परे यू है, तो युवोर अनाकौ से यू को अन आदेश हुआ, तब हमारा रूप बनता है साय प्लस अन। अब हमने पीछे जो सूत्र प्रवृत्त किया था, पुनः उसी सूत्र की प्रवृत्ति करनी पड़ती है। उसका कारण है कि सूत्र ने तो प्रत्यय और तुट का आगम एक साथ कहा, अब यदि प्रत्यय के साथ ही हम तुट का आगम कर दें तो फिर यू को अनादेश नहीं हो सकता है, क्योंकि यू और अनाकौ सूत्र जो है यू और वू को जो अक और अन और अक आदेश करता है वह अंग से परे करता है। यदि तुट का प्रयोग हम पहले कर देंगे तो व्यवधान आ जाएगा यू और अंग और यू के बीच में, अतः उस यू को अन आदेश नहीं हो सकता, अतः हमें इसे पुनः प्रवृत्त करने की आवश्यकता रहती है, और यह कार्य भी अनादेश होने के बाद ही हो सकता है। तब हम सायं चिरं प्राण्ये प्रगेयव्ययेभ्यस्तु टुलौ तुट च सूत्र से तुट का आगम करते हैं। तुट का आगम प्रत्यय को बताया गया है, तो प्रत्यय हमारा यू को जो अनादेश हुआ है उसे होगा, क्योंकि तुट टित है, तो टित होने के कारण आद्यंतौ टकितौ सूत्र से वह प्रत्यय का आदि अवयव बनेगा, अर्थात प्रत्यय से पूर्व में प्रयोग किया जाएगा, अतः हमारा रूप बनेगा साय प्लस तुट प्लस अन। अब प्रत्यय का आदि अवयव जो तुट है उसमें सारे कार्य करने हैं हमें, तो सर्वप्रथम ट अंतिम हल है, अतः हलंत्यम सूत्र से तुट के अंतिम हल टकार की इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः से नित्य लोप होता है, तब टकार का लोप हुआ तो हमारी स्थिति बनी साय प्लस तू प्लस अन। अब इस स्थिति में
तू में ऊ अनुनासिक अच है और तू उपदेश है। उपदेश किस रूप में है कि तुंट प्रत्यय की जो प्राप्ति हुई वह सूत्र के द्वारा हुई, अतः उपदेश है। तो उपदेशेज अनुनासिक, ये तो सूत्र कहता है कि उपदेश में अनुनासिक अच। तो उपदेश हमारे पास शेष है तू, तो तू में स्थित अनुनासिक अच है ऊंकार, अतः ऊंकार की इत संज्ञा हुई और इत संज्ञक का नित्य लोप तस्य लोपः से होता है, अतः ऊ का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है साय प्लस त प्लस अन। तो त और अन को, हल तकार और अन को संयोग करेंगे तो तन रूप बन जाएगा, तब हमारी स्थिति बनती है साय प्लस तन। अब क्योंकि सायम शब्द निपातन से सिद्ध होता है, अतः निपातनात् होने के कारण मकारांत प्रयोग किया जाता है, तब हम कहेंगे कि निपातनात् मकारांत होने के कारण सायम प्लस तन रूप बना। तदुपरांत सायम में म अंतिम वर्ण है, पद संज्ञा है। पद संज्ञा क्यों है कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र से पद संज्ञा होती है सर्वनाम स्थान की, अतः मो अनुस्वार सूत्र से पदांत मकार को अनुस्वार आदेश होकर सायम म को अनुस्वार आदेश हुआ, तब सायम प्लस तन रूप बना। तदुपरांत अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण सूत्र से यय तकार परे होने के कारण अनुस्वार को पर सवर्ण, तो अनुस्वार के बाद में जिस भी वर्ग का वर्ण है उसी का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है, तो पर सवर्ण कहते हैं उसे। बाद का वर्ण जैसा होता है उसके अनुरूप कार्य होता है। पूर्व सवर्ण होता है, पूर्व का जैसा वर्ण होता है उसके अनुरूप कार्य होता है। अनुस्वार क्योंकि पंचम वर्ण है तो पंचम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण ही आदेश होता है, अतः अनुस्वार को पर सवर्ण त वर्ग का पंचम वर्ण नकार आदेश हुआ, तब सायंतन शब्द बना। अब यह एक तद्धित का शब्द बन गया। अब तद्धित के शब्द से हमें जैसे ज्ञात है पद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है, तो पद बनाने के लिए हमें सुप आदि विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। तो सायंतनः शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, अतः सु औ जस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से प्रातिपदिक सायंतन से परे प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है द्वैकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से, तब हमारी स्थिति बनती है सायंतन प्लस सु। अब इस स्थिति में सु जो प्राप्त हुआ है वह सूत्र से प्राप्त हुआ है, अर्थात हमारे वैयाकरणों की उक्ति है, इसलिए उपदेश है। तो उपदेश होने के कारण से उपदेशेज अनुनासिक इत से उपदेश सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञक का नित्य लोप होता है तस्य लोपः से, अतः ऊकार का लोप हो जाता है, तब हमारा रूप बनता है सायंतन प्लस स। अब यहाँ सकार पदांत हो जाता है, अतः ससजुषो रू सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण पदांत सकार को रू आदेश का विधान बताया गया है, अतः स को रू आदेश हुआ, तब सायंतन प्लस रू रूप बना और उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से पुनः उपदेश रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई, तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ऊकार का लोप हुआ, तब हमारी स्थिति सायंतन प्लस र बनती है। तदुपरांत र या रेफ विराम में स्थित है, अतः विराम में स्थित होने के कारण रेफ को अवसान संज्ञक कहा गया है,
उसके लिए सूत्र है विरामोवसानम। विराम में स्थित की अवसान संज्ञा होती है, अतः यहाँ रेफ की अवसान संज्ञा हुई। और खरवसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र से विराम में स्थित अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश हो जाता है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, खरवसानयोर विसर्जनीय, यह सूत्र दो अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग कार्य करता है। एक तो या तो रेफ से परे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या रेफ की अवसान संज्ञा हुई हो, तो इन दोनों अवस्थाओं में रेफ को विसर्गादेश होता है। तो यहाँ अवसान संज्ञक होने के कारण से रेफ को विसर्ग हो जाता है। तब हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सायंतनः पुल्लिंग में यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमारा सारा क्रियाकलाप सूत्रबद्ध तरीके से नियमित आगे बढ़ता रहता है और हम बारंबार यही देखते हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूत्रों का प्रयोग लगातार किया जाता है। शब्द कोई भी हो, हमारी तीन अवस्थाएं हमने देखी हैं। सर्वप्रथम हम किसी भी पद का दो तरह से विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। दूसरे चरण में हम प्रत्यय लगा करके विधायक सूत्र से प्रत्यय का विधान करते हैं। विधान करने के बाद उसके क्रियाकलापों का कार्य करते हुए उससे एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। तो यह हमारी दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था शब्द से पद बनाने की होती है। तो शब्द से पद बनाने के लिए हमें सुप आदि विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। तब हमारा रूप बनता है, पद रूप बनता है। जिस भी विभक्ति में हमें प्रयोग किया जाता है उस विभक्ति के प्रत्ययों का प्रयोग हमें करना होता है और उन विभक्तियों में जो जो कार्य किए जाने होते हैं उनसे हम करते हुए अपने अभीष्ट पद को सिद्ध करते हैं। धन्यवाद।